राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय नेसो ने जारी की देश की अर्थव्यवस्था के लिए पहला अग्रिम आकलन। आर्थिक विकास दर 7% रहने के आसार। होटल, परिवहन और संचार क्षेत्र की विकास दर 13.7% रहने का अनुमान। दुनिया की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत। आईएमएफ ने बताया एक ब्राइट स्पॉट। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कहा भारत सबसे तेज रफ्तार की अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास जैसे विषयों पर चर्चा। पीएम ने देश के विकास की यात्रा में टीम भावना पर दिया जोर। दिल्ली में एमसीडी के मेयर चुनाव के दौरान भारी बवाल। मनोनीत सदस्यों के शपथ को लेकर आम आदमी पार्टी का हंगामा। बीजेपी ने हाथापाई और महिला पार्षदों से बदसलूकी का लगाया आरोप। अगली तारीख तक स्थगित हुआ सदन। विदेश मंत्रालय 12-13 जनवरी को स्पेशल वर्चुअल ग्लोबल साउथ समिट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का करेगा आयोजन। सम्मेलन में होंगे 10 सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सत्रों की करेंगे अध्यक्षता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से प्रेरित सम्मेलन की भावना। उत्तराखंड के चमोली के जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की। तत्काल सुरक्षित स्थान पर बड़ा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने और अविलंब आपदा कंट्रोल रूम स्थापित करने का दिया निर्देश। कल मुख्यमंत्री जाएंगे जोशीमठ। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से ठिठुर रहे हैं मैदानी इलाके। दिल्ली के आयानगर में शुक्रवार सुबह 1.8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। राजस्थान के बीकानेर में पारा 0 तक पहुंचा। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध की मार झेल रही दुनिया की अर्थव्यवस्था इन दिनों तमाम चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक उम्मीद की किरण बनी है। बीते तमाम दिनों से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आ रहे आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। आज भी कई स्तरों से देश के विकास दर पर दुनिया में सबसे तेज रहने के संकेत दिखाई दिए। केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों और उसकी नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तमाम आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने शुक्रवार को 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि का पहला अग्रिम आकलन जारी किया। इसके मुताबिक साल 2022-23 में देश की आर्थिक विकास दर 7% रह सकती है। अगर सेक्टर के हिसाब से बात करें तो कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.5%, बिजली, गैस, पानी के क्षेत्र की विकास दर 9%, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार क्षेत्र की विकास दर 13.7% रह सकती है। दुनिया के मौजूदा हालात में ये आंकड़े सकारात्मक संदेश हैं। वैसे इसके अलावा भी तमाम आंकड़े ऐसे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती की कहानी कह रहे हैं। इससे पहले आए पीएमआई आंकड़े भी उत्साहजनक रहे। मजबूत मांग और नए ऑर्डर में उछाल से देश की विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां दिसंबर में बढ़कर 13 माह के उच्चतर स्तर पर पहुंच गईं। S&P ग्लोबल इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक पीएमआई दिसंबर में बढ़कर 57.8 पर पहुंच गया, जो नवंबर में 55.7 था। नवंबर 2021 के बाद से उत्पादन में सबसे तेज उछाल दिसंबर 2022 में रहा है। पिछले 2 साल में कारोबारी गतिविधियों में आई अब तक की सबसे बड़ी तेजी के कारण ऐसा हुआ है। पीएमआई का 50 से ऊपर होना उत्पादन में विस्तार का सूचक है, यानी एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। वहीं वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कलेक्शन दिसंबर में लगातार 10वें महीने 1.4 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1.49 लाख करोड़ रुपए का रहा। सालाना आधार पर दिसंबर में जीएसटी संग्रह पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा है। कर संग्रह के मोर्चे पर भी मोदी सरकार को बड़ी सफलता मिली है।
सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अभी तक 26% बढ़कर 13.63 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बीता साल भारतीय वाहन उद्योग के लिए एक बेहतरीन वर्ष साबित हुआ है। साल 2022 में घरेलू यात्री वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में अच्छा इजाफा हुआ है। उधर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को आईएमएफ के एक सम्मेलन में कहा कि भारत 2022 और 23 में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रहेगा। Intra-regional trade in the South Asian region is only 1/5 of its potential. This implies that the annual shortfall, this has been calculated by the World Bank, this implies the annual shortfall to be in the region of about $44 billion US. As per the World Economic Outlook database of October 22, which was released by the IMF, India, Bangladesh and Maldives would be among the fastest growing economies in the world in 2022 and 2023. वहीं आईएमएफ की उप प्रबंधक निदेशक एंटोनी साये 2 हफ्ते के एशिया दौरे पर हैं। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ की और कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत एक ब्राइट स्पॉट है। Broadly recovered from the pandemic, India is a relative bright spot in the world economy today, growing at rates significantly above its peer average. Macroeconomic policies are responding to the significant headwinds, with fiscal policy measures supporting vulnerable groups and monetary policy addressing persistently high inflation. And a world-class digital public infrastructure is facilitating innovation, productivity improvements, and access to public and financial services. India is making important progress on its structural reform agenda, and further implementation of reforms would help unlock its considerable growth potential. कुल मिलाकर कहें तो रूस यूक्रेन संकट और कोरोना महामारी के कारण जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था डावाडोल हाल में है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी में गति लाने के लिए ये एक बड़ी पहल है। सम्मेलन के दौरान विकसित भारत अंतिम मील तक पहुंच, जीएसटी के 5 साल, सीख और अनुभव और वैश्विक भू राजनीतिक चुनौतियां और भारत की प्रतिक्रिया, इन विषयों पर 3 विशेष सत्र आयोजित किए गए। सम्मेलन के दौरान एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास जैसे चिन्हित विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भाग लिया। ये महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विचारों के आदान प्रदान और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम भावना को मजबूत करने का अद्भुत मंच है। साइबर सुरक्षा में युवाओं के कौशल विकास की दिशा में बड़ी पहल की गई है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए हाथ मिलाया है। इस प्रयास के तहत वंचित युवाओं, महिलाओं और रोजगार चाहने वालों को साइबर शिक्षा और रेडी फॉर साइबर सिक्योरिटी कार्यक्रमों द्वारा लाभ होगा। इस पहल के बारे में हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने नेलिट के महानिदेशक डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी से खास बातचीत की। नाइलिट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत खास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जम्मू कश्मीर लद्दाख में ऐसे योद्धा तैयार किए जाएंगे जो साइबर सिक्योरिटी में जिनको महारत हासिल होगी। और मेरे साथ है नाइलिट के महानिदेशक, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। नाइलिट की जो प्रेजेंस है ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी पहले से है। अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाकर एक स्पेशल फोर्स हम तैयार करने जा रहे हैं, जिनको आप आगे रोजगार भी देंगे। ये कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है, खासतौर से यंग टैलेंट के लिए। भारत एक $1 ट्रिलियन डिजिटल इकॉनमी बनने की तरफ अग्रसर है, तो ऐसे देश में इस तरह की इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और इसलिए आवश्यकता है कि देश में हम ऐसे साइबर सिक्योरिटी योद्धा तैयार करें जो मेट्रो सिटीज़ में ही नहीं, देश के रूरल और कम विकसित क्षेत्रों में भी काम कर सके। आपने कहा कि साइबर सिक्योरिटी नीड ऑफ द आवर है, तो ये जो प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट कोर्स है, इसके बारे में कुछ बताइए। और ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारा फोकस रहेगा। देखिए, अब हम नाइलिट के 30 केंद्रों में हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। इसमें 2 तरह के कार्यक्रम हैं। एक
साइबर शिक्षा है जो कि 400 घंटे का है प्रोग्राम, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए है। इस 400 घंटे के प्रोग्राम को नाइलेट के 25 केंद्रों में हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनके द्वारा इसको दिया जाएगा और उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट नाइलेट का एक जॉइंट सर्टिफिकेशन होगा। इन स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट अपने यहाँ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा और उसके बाद ये जो छात्राएं हैं ये बिल्कुल रेडी होंगे इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए, तो इनके 100% एम्प्लॉयमेंट की संभावना बढ़ती है इस प्रोग्राम के बाद। दूसरा जो 120 घंटे का कार्यक्रम है जो रेडी फॉर सिक्योरिटी है, वो ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर लेड प्रोग्राम है जिसकी में हैंड होल्डिंग और प्रैक्टिकल डाउट क्लियरेंस भी नाइलेट सेंटर्स में हम स्टूडेंट्स का करेंगे और वो स्टूडेंट्स को भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी माइक्रोसॉफ्ट और नाइलेट दोनों प्रोवाइड करेंगे और ये 3500 बच्चे बिल्कुल रेडी होंगे जॉब के लिए और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसमें से कम 1000 लोगों का प्लेसमेंट तो इमीडिएटली होगा। बहुत अच्छी खबर नए साल में, साल की शुरुआत में मिल गई है, तो फिर इंतज़ार किस बात का है। जितने भी युवा हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो तैयार हो जाइए, न सिर्फ देश की सेवा के लिए बल्कि देश के विकास में योगदान करने के लिए। कैमरामैन किशन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के सहयोग से दिल्ली स्थित इंडिया गेट लॉन में एस्ट्रो टूरिज्म कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट में विशेषज्ञ खगोलविदों द्वारा एस्ट्रो वार्ता, खगोल विज्ञान पर प्रदर्शनी, आकाशीय पिंडों से संबंधित कहानी, चंद्रमा के क्रेटर्स को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग, खगोल विज्ञान गतिविधियां, फोटोग्राफिक पैनल प्रदर्शनी, एस्ट्रो फोटोग्राफी जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट हम कैसे क्रिएट करें, जो हमारी चीज़ें हैं जिसको हम पुरातन ज्ञान कहते हैं, वो कहीं न कहीं उसमें निचोड़ में साइंटिफिक पुट है, वो कहीं गायब हो गया या किसी ने दिखाया नहीं। इसलिए साइंस सेंटर के माध्यम से जो हमारा तारामंडल है, जो हमारे चंद्रमा हैं, जो हमारे दूसरे ग्रह हैं, चाहे शनि हो, चाहे हमारा बृहस्पति हो, उसको जब यहाँ के नागरिक देखेंगे, यहाँ के स्टूडेंट देखेंगे, छात्र और छात्राएं देखेंगे, तो निश्चित रूप से उनमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट होगा। नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी तय की गई है। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर आवेदन पत्र भर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 29 अप्रैल को किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक ऑनलाइन आमंत्रण प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अब से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को देखने के लिए गणमान्य व्यक्तियों, अतिथियों को ई आमंत्रण देना और आम जनता के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री करना है। ये पोर्टल गणमान्य व्यक्तियों और उनके मेहमानों को ऑनलाइन पास जारी करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही आम जनता की भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए ऑनलाइन टिकट खरीदने का भी प्रावधान करता है। भारतीय मानक ब्यूरो के 76वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने समारोह की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में पीयूष गोयल ने कहा कि हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए गुणवत्ता के महत्व को पहचानना और स्वीकार करना चाहिए। इस अवसर पर औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं के मैपिंग के लिए पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। व्यक्तिगत मानना है कि क्वालिटी हर एक वस्तु को सस्ता करती है, कभी महंगा नहीं करती। कई बार कई अच्छी कंपनियां आके बोलती हैं कि साहब आप लाइफ साइकिल कॉस्ट देखिए या क्वालिटी को प्रीमियम दीजिए। वर्षों वर्षों तक इस बात को हमने एज ए नेशन स्वीकार नहीं किया और उसकी वजह से बहुत बड़ा खामियाना हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है देश का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अमित शाह कल चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे।
अमित शाह लोकसभा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में होने वाली विजय संकल्प महारैली की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने वरीय पदाधिकारियों के साथ टाटा कॉलेज मैदान में बन रहे पंडाल, हेलीपैड तथा अन्य तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए 250 मजिस्ट्रेट को यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया है। सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ज्वाइंट ब्रीफिंग करी। लगभग हम लोगों के पास 250 मजिस्ट्रेट्स यहाँ पर प्रतिनियुक्त किए जा रहे हैं। 2 स्थलों पे उनका प्रोग्राम है जो कि आसपास ही है। पार्किंग और ट्रैफिक को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरे कार्यक्रम के लिए रूट चार्ट बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सभा स्थल में पुरुष और महिला की एंट्री अलग अलग होगी। सभी लोगों से सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की जा रही है। सभा स्थल पे भी एंट्री गेट्स और एग्जिट के लिए हम लोगों ने अलग अलग रखा है और साथ ही साथ पुरुष और महिलाओं के लिए हम लोगों ने एंट्री और एग्जिट अलग अलग रखा है। इसके अलावा जितने भी हमारे डिग्निटरीज हैं उन लोगों के लिए एंट्री एग्जिट अलग है। श्री शाह के दौरे को देखते हुए चाईबासा शहर और मुख्य मार्गों में सुरक्षा की अति विशिष्ट व्यवस्था रहेगी। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। लोगों ने कार्यक्रम स्थल एवं आसपास की सिक्योरिटी के लिए 25 कंपनी स्थानीय जैप की और डिस्ट्रिक्ट की। श्री शाह यहाँ भाजपा के लोकसभा कोर कमेटी के साथ बैठक भी करेंगे। अमित शाह की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता यहाँ कई दिनों से कैंप किए हुए हैं। जनता का जन समर्थन इस कार्यक्रम के प्रति बहुत ही अपार ढंग से देखा जा रहा है और इस कार्यक्रम में को हम कह सकते हैं जनता का कार्यक्रम है। पार्टी की ओर से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के अलावा सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले से भी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चाईबासा में विजय संकल्प महारैली की सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। नक्सल प्रभावित इलाके होने के नाते यहां पर 250 से अधिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई और साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को लगाया गया है। अपने सहयोगी राज बनोरन और दिलीप बनर्जी के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, चाईबासा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को मणिपुर और नागालैंड के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राज्यों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने पूर्वोत्तर में हो रहे विकास को और ज़्यादा गति देने की बात कही। अमित शाह ने कहा कि पूरे पूर्वोत्तर में तेजी से शांति की स्थापना हुई है और विकास का लाभ आम लोगों को मिलने लगा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मणिपुर और नागालैंड को विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। उन्होंने शुक्रवार को विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। अमित शाह ने मणिपुर में 1311 करोड़ रुपए की 21 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोइरोंग में विकास की सौगात देने के बाद अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज मणिपुर आतंकवाद से मुक्त होकर विकास के रास्ते पर चल रहा है। कांग्रेस के समय में हमने हिंसा का वातावरण देखा था और मोदी जी के समय में, वीरेंद्र सिंह के समय में ना इंसर्जेंसी है, ना गोलीबारी है, ना कर्फ्यू है, ना ब्लॉकेड है, ना बंद है। आज खुशहाल मणिपुर, हंसता खेलता मणिपुर हमारे सामने खड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोइरांग में ऐतिहासिक आजाद हिंद फौज मुख्यालय में पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे 165 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया। इसी स्थान पर नेताजी की फौज ने 1944 में तिरंगा फहराया था। इससे पहले अमित शाह ने चुरा चंदपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। ये अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, इससे लोगों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने इम्फाल में मार्जिंग पोलो मूर्ति का भी उद्घाटन किया। इस परिसर में पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। अमित शाह ने नागालैंड में 52 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। तो मैं तुलनात्मक बात करूं तो यूपीए के कार्यकाल में 2004 से 14 के बीच में और एनडीए के कार्यकाल में 2014 से 22 के बीच में नॉर्थ ईस्ट को और हमारे नागालैंड को
मैं नागालैंड की ही बात करता हूं, नागालैंड को दिए गए फंड में 4 गुना वृद्धि की है। 15वें वित्त आयोग ने नागालैंड को 2022-23 में 4,773 करोड़ रुपया 4,773 करोड़ रुपया दिया है, जबकि 2009-10 में सिर्फ 1,283 करोड़ रुपया दिया गया था। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का शुक्रवार को दूसरा दिन था। तुमकुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने केंद्र और कर्नाटक सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर भी जबानी हमले किए। यूपीए ने और कर्नाटक में यूपीए की सरकार सिद्धरामैया के नेतृत्व में उन्होंने कर्नाटक की उपेक्षा की, उन्होंने कर्नाटक के हित की चिंता नहीं की, उन्होंने सारा समय आपस में झगड़ने में लगा दिया और कर्नाटक की जनता को मुसीबत के आगे खड़ा कर दिया। भाजपा अध्यक्ष ने इससे पहले कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने दावणगेरे जिले में कनक गुरु पीठ में पूजा अर्चना की। उन्होंने निरंजनानंद पुरी स्वामी जी से आशीर्वाद भी लिया। नड्डा ने दावणगेरे में युवा पेशेवरों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा का विस्तार से जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में नगर निगम के लिए आज नए मेयर का चुना जाना था, लेकिन सिविक सेंटर में हुए जबरदस्त हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई और मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हाथापाई का आरोप लगाया। अब ये उपराज्यपाल को तय करना है कि सदन की अगली बैठक कब होगी और मेयर कब चुना जाएगा। दिल्ली में बीते महीने हुए नगर निगम के चुनाव के बाद शुक्रवार को दिल्ली के नए मेयर का चुनाव होना था, लेकिन सदन में आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच हुए हंगामे के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव टाल दिए गए। अब दोनों पदों के लिए चुनाव की अगली तारीख दिल्ली के उपराज्यपाल बाद में तय करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने महापौर, उप महापौर व स्थायी समिति के 6 सदस्यों के मतदान की प्रक्रिया के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में सत्या शर्मा को नामित किया है, जिसके बाद उन्हें शपथ दिलाई गई। सत्या शर्मा ने जैसे ही मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए कार्यवाही शुरू की, उसके बाद सदन में हंगामा हो गया। आप विधायकों और पार्षदों ने पहले निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाने की मांग की और देखते ही देखते विरोध हाथापाई तक पहुंच गया और पूरा सदन मानो अखाड़े में तब्दील हो गया। पीठासीन अधिकारी ने कई बार सदन को सुचारू रूप से चलाने की मांग की, लेकिन हंगामा थमा नहीं। हाउस की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए मैंने कई बार अपील की है और वो इस तरह से हंगामे के मूड में आए हैं। मेरी भी बाजू पर उन्होंने मुक्का मारा है, तो थोड़ा मुझे भी चोट लगी है, बाकी भी काउंसलरों को हर्ट हुआ है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर हाथापाई करने और भाजपा महिला पार्षदों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की। भाजपा की 2 महिला पार्षदों ने खुद को लगी चोट को भी मीडिया कर्मियों को दिखाया। मेंबर्स हैं, उनकी जब ओथ होने लगी और नॉमिनेटेड जो पीठासीन अधिकारी है, चेयरपर्सन है, उन्होंने जब हाउस तरीके से चलाने के लिए कार्यवाही शुरू की तो उसमें अव्यवस्था पैदा करने का काम किया। हमारी बहुत सारी महिला पार्षदों के साथ भी बदतमीजी हुई। आज सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है। आपको मैं बताऊं कि ये बहुत तैयारी से आए थे। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। यहाँ केजरीवाल का जो पार्षद है निकम्मे, जो गुंडा राज जो यहाँ कर रहे हैं सदन के अंदर, ये पहली बार देखा हमने। पहले पिछली बार भी मैं 5 साल पार्षद रही हूँ, ये पहली बार हो रहा है। जो केजरीवाल का जो पार्षद है, ये पहली बार जो ये चुन के आए हैं, इनके अंदर कुछ उमंग है कि सदन को नहीं चलने देंगे। जहां भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर सदन में हाथापाई करने और महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप लगाया, तो वहीं आप के नेताओं ने भी भाजपा पर सदन में चुनाव न होने देने का आरोप लगाया।
उन्होंने एल्डर मैनों को पहले शपथ दिलाने का काम करने का स्टार्ट किया, जबकि इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो पहले शपथ लेते हैं। उसी के ऊपर मैंने उनसे कहा कि ये आप गैर कानूनी तरीके से काम करें। सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा, तो बीजेपी के जितने पार्षद एल्डर मैन सारे इकट्ठे होके जबरन तरीके से एक साथ शपथ लेने के लिए इकट्ठा थे। उन्होंने मेरे ऊपर मोमेंटो जो होता है शपथ लेने का, वो उन्होंने मेरे ऊपर सब लोगों ने मारा। दरअसल इस पूरे हंगामे की वजह उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाए जाने से शुरू हुई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनोनीत सदस्यों को सदन में वोटिंग का अधिकार नहीं है और पहले निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाए जाने का नियम है, जबकि भाजपा ने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों को सदन में वोट देने का अधिकार है और आम आदमी पार्टी मनोनीत सदस्यों को वोट देने से रोकना चाहती है। जब पीठासीन अधिकारी ने नियम कर दिया कि डिस्क्रिप्शन है उनकी और अपने डिस्क्रिप्शन से उन्होंने कह दिया कि पहले जो है जो एल्डरमैन नियुक्त होंगे उनकी ओथ होगी, उसमें 10 लोगों की ओथ में इनको क्या फर्क पड़ रहा था। तो जाहिर तौर पर ये जो दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, वो इनके सांसदों के द्वारा आप राज्यसभा में भी देखते हैं और यहाँ पर आप हॉल में भी देख रहे हैं। इस हाउस में भी इन्होंने यही हाल बना के रखा हुआ है। गौरतलब है कि पिछले महीने संपन्न हुए 250 सीटों वाले दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जबकि भाजपा ने 104 सीटें जीती थीं। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबराय को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है, जबकि उप महापौर के लिए आले मोहम्मद इकबाल को उतारा है। इधर भाजपा ने महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता और उप महापौर के लिए कमल बागड़ी को मैदान में उतारा है। अब इस हंगामे के बाद सबकी नजरें एक बार फिर से इस बात पर टिकी हैं कि आखिर मेयर कब चुना जाएगा। राजेश त्रिपाठी और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। अपनी संस्कृति के रंग मुलाकात गीता बेन रबारी से। जो शब्द है वो कहते हैं कि रब से यारी, यानी कि भगवान से यारी, वो है रबारी। मेरे मम्मी पापा ये कहते कि नहीं, मेरी बेटी की जीत है, उसे अच्छा लगता है तो मैं इनको सपोर्ट करूंगी। मुझे देखकर कई बच्चियां गाने लगी और एक क्या बोलते हिम्मत मिली, अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एने मने माया लगाड़ी रे, एनी मने माया लागी रे। इस शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ईश्वरैरगुणैः समः। देशस्य संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपतिभिः प्रमुख स्वामी महाराजानां वरीवस्या सनातन धर्म ज्योतिः इति समर्पण पत्र माध्यमेन समनुष्ठिता। यथा श्वेतं तथा कृष्णं किमपि समराङ्गणम्, अश्वः सन्ति गजः सन्ति रक्तपातो न विद्यते। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावल्याः नूतनाङ्कस्य प्रसारणं शनिवासरे सायं 6:00 भविष्यति। अस्य पुनः प्रसारणं च रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति। कहीं सुपारी के भूसे से बन रहे हैं उत्पाद, लोगों को मिला एक नया आय का जरिया। तो कहीं बांस शिल्प महिला सशक्तिकरण की लिख रहा है दास्तान। स्वच्छता अपनाकर आप बच सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण से। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय एनएसओ ने जारी की देश की अर्थव्यवस्था के लिए पहला अग्रिम आकलन। आर्थिक विकास दर 7% रहने के आसार। होटल, परिवहन और संचार क्षेत्र की विकास दर 13.7% रहने का अनुमान। दुनिया के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत। आईएमएफ ने बताया एक ब्राइट स्पॉट। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कहा भारत सबसे तेज रफ्तार की अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास जैसे विषयों पर चर्चा। पीएम ने देश के विकास की यात्रा में टीम भावना पर दिया जोर। दिल्ली में एमसीडी के मेयर चुनाव के दौरान भारी बवाल। मनोनीत सदस्यों के शपथ को लेकर आम आदमी पार्टी का हंगामा। बीजेपी ने हाथापाई और महिला पार्षदों से बदसलूकी का लगाया आरोप। अगली तारीख तक स्थगित हुआ सदन। विदेश मंत्रालय 12-13 जनवरी को स्पेशल वर्चुअल ग्लोबल साउथ समिट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का करेगा आयोजन। सम्मेलन में होंगे 10 सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सत्रों की करेंगे अध्यक्षता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से प्रेरित सम्मेलन की भावना। उत्तराखंड के चमोली के जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की। तत्काल सुरक्षित स्थान पर बड़ा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने और अविलंब आपदा कंट्रोल रूम स्थापित करने का दिया निर्देश। कल मुख्यमंत्री जाएंगे जोशीमठ। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से ठिठुर रहे हैं मैदानी इलाके। दिल्ली के आयानगर में शुक्रवार सुबह 1.8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। राजस्थान के बीकानेर में पारा 0 तक पहुंचा। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध की मार झेल रही दुनिया की अर्थव्यवस्था इन दिनों तमाम चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक उम्मीद की किरण बनी है। बीते तमाम दिनों से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आ रहे आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। आज भी कई स्तरों से देश के विकास दर पर दुनिया में सबसे तेज रहने के संकेत दिखाई दिए। केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों और उसकी नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तमाम आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने शुक्रवार को 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि का पहला अग्रिम आकलन जारी किया। इसके मुताबिक साल 2022-23 में देश की आर्थिक विकास दर 7% रह सकती है। अगर सेक्टर के हिसाब से बात करें तो कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.5%, बिजली, गैस, पानी के क्षेत्र की विकास दर 9%, व्यापार, होटल, परिवहन और संचार क्षेत्र की विकास दर 13.7% रह सकती है। दुनिया के मौजूदा हालात में ये आंकड़े सकारात्मक संदेश हैं। वैसे इसके अलावा भी तमाम आंकड़े ऐसे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती की कहानी कह रहे हैं। इससे पहले आए पीएमआई आंकड़े भी उत्साहजनक रहे। मजबूत मांग और नए ऑर्डर में उछाल से देश की विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां दिसंबर में बढ़कर 13 माह के उच्चतर स्तर पर पहुंच गई। S&P ग्लोबल इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक PMI दिसंबर में बढ़कर 57.8 पर पहुंच गया, जो नवंबर में 55.7 था। नवंबर 2021 के बाद से उत्पादन में सबसे तेज उछाल दिसंबर 2022 में रहा है। पिछले 2 साल में कारोबारी गतिविधियों में आई अब तक की सबसे बड़ी तेजी के कारण ऐसा हुआ है। PMI का 50 से ऊपर होना उत्पादन में विस्तार का सूचक है, यानी एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। वहीं वस्तु एवं सेवा कर यानी GST कलेक्शन दिसंबर में लगातार 10वें महीने 1.4 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। दिसंबर में GST कलेक्शन का आंकड़ा 1.49 लाख करोड़ रुपए का रहा। सालाना आधार पर दिसंबर में GST संग्रह पिछले साल की तुलना में 15% ज्यादा है। कर संग्रह के मोर्चे पर भी मोदी सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह
चालू वित्त वर्ष में अभी तक 26% बढ़कर 13.63 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बीता साल भारतीय वाहन उद्योग के लिए एक बेहतरीन वर्ष साबित हुआ है। साल 2022 में घरेलू यात्री वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में अच्छा इजाफा हुआ है। उधर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को आईएमएफ के एक सम्मेलन में कहा कि भारत 2022 और 23 में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रहेगा। Intra-regional trade in the South Asian region is only 1/5 of its potential. This implies that the annual shortfall, this has been calculated by the World Bank, this implies the annual shortfall to be in the region of about $44 billion US. As per the World Economic Outlook database of October 22, which was released by the IMF, India, Bangladesh and Maldives would be among the fastest growing economies in the world in 2022 and 2023. वहीं आईएमएफ की उप प्रबंधक निदेशक एंटोनी साये 2 हफ्ते के एशिया दौरे पर हैं। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ की और कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत एक ब्राइट स्पॉट है। Broadly recovered from the pandemic, India is a relative bright spot in the world economy today, growing at rates significantly above its peer average. Macroeconomic policies are responding to the significant headwinds, with fiscal policy measures supporting vulnerable groups and monetary policy addressing persistently high inflation. And a world-class digital public infrastructure is facilitating innovation, productivity improvements, and access to public and financial services. India is making important progress on its structural reform agenda, and further implementation of reforms would help unlock its considerable growth potential. कुल मिलाकर कहें तो रूस यूक्रेन संकट और कोरोना महामारी के कारण जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था डावाडोल हाल में है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों के बीच सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी में गति लाने के लिए ये एक बड़ी पहल है। सम्मेलन के दौरान विकसित भारत अंतिम मील तक पहुंच, जीएसटी के 5 साल, सीख और अनुभव और वैश्विक भू राजनीतिक चुनौतियां और भारत की प्रतिक्रिया, इन विषयों पर 3 विशेष सत्र आयोजित किए गए। सम्मेलन के दौरान एमएसएमई, बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास जैसे चिन्हित विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भाग लिया। ये महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर विचारों के आदान प्रदान और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए टीम भावना को मजबूत करने का अद्भुत मंच है। साइबर सुरक्षा में युवाओं के कौशल विकास की दिशा में बड़ी पहल की गई है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए हाथ मिलाया है। इस प्रयास के तहत वंचित युवाओं, महिलाओं और रोजगार चाहने वालों को साइबर शिक्षा और रेडी फॉर साइबर सिक्योरिटी कार्यक्रमों द्वारा लाभ होगा। इस पहल के बारे में हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने नेलिट के महानिदेशक डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी से खास बातचीत की। नाइलिट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत खास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जम्मू कश्मीर लद्दाख में ऐसे योद्धा तैयार किए जाएंगे जो साइबर सिक्योरिटी में जिनको महारत हासिल होगी। और मेरे साथ है नाइलिट के महानिदेशक, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। नाइलिट की जो प्रेजेंस है ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी पहले से है। अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाकर एक स्पेशल फोर्स हम तैयार करने जा रहे हैं जिनको आप आगे रोजगार भी देंगे। ये कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है, खासतौर से यंग टैलेंट के लिए। भारत एक $1 ट्रिलियन डिजिटल इकॉनमी बनने की तरफ अग्रसर है, तो ऐसे देश में इस तरह की इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और इसलिए आवश्यकता है कि देश में हम ऐसे साइबर सिक्योरिटी योद्धा तैयार करें जो मेट्रो सिटीज़ में ही नहीं, देश के रूरल और कम विकसित क्षेत्रों में भी काम कर सके। आपने कहा कि साइबर सिक्योरिटी नीड ऑफ द आवर है, तो ये जो प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट कोर्स है, इसके बारे में कुछ बताइए। और ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारा फोकस रहेगा। देखिए, अब हम नाइलिट के 30 केंद्रों में हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। इसमें 2 तरह के कार्यक्रम हैं। एक साइबर शिक्षा है,
जो कि 400 घंटे का है प्रोग्राम, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए है। इस 400 घंटे के प्रोग्राम को नाइलेट के 25 केंद्रों में हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनके द्वारा इसको दिया जाएगा और उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट नाइलेट का एक जॉइंट सर्टिफिकेशन होगा। इन स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट अपने यहाँ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा और उसके बाद ये जो छात्राएं हैं ये बिल्कुल रेडी होंगे इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए, तो इनके 100% एम्प्लॉयमेंट की संभावना बढ़ती है इस प्रोग्राम के बाद। दूसरा जो 120 घंटे का कार्यक्रम है जो रेडी फॉर सिक्योरिटी है, वो ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर लेड प्रोग्राम है जिसकी में हैंड होल्डिंग और प्रैक्टिकल डाउट क्लियरेंस भी नाइलेट सेंटर्स में हम स्टूडेंट्स का करेंगे और वो स्टूडेंट्स को भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी माइक्रोसॉफ्ट और नाइलेट दोनों प्रोवाइड करेंगे और ये 3500 बच्चे बिल्कुल रेडी होंगे जॉब के लिए और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसमें से कम 1000 लोगों का प्लेसमेंट तो इमीडिएटली होगा। बहुत अच्छी खबर नए साल में, साल की शुरुआत में मिल गई है, तो फिर इंतज़ार किस बात का है। जितने भी युवा हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो तैयार हो जाइए, न सिर्फ देश की सेवा के लिए बल्कि देश के विकास में योगदान करने के लिए। कैमरामैन किशन के साथ मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के सहयोग से दिल्ली स्थित इंडिया गेट लॉन में एस्ट्रो टूरिज्म कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट में विशेषज्ञ खगोलविदों द्वारा एस्ट्रो वार्ता, खगोल विज्ञान पर प्रदर्शनी, आकाशीय पिंडों से संबंधित कहानी, चंद्रमा के क्रेटर्स को देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग, खगोल विज्ञान गतिविधियां, फोटोग्राफिक पैनल प्रदर्शनी, एस्ट्रो फोटोग्राफी जैसे विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट हम कैसे क्रिएट करें, जो हमारी चीजें हैं जिसको हम पुरातन ज्ञान कहते हैं, वो कहीं न कहीं उसमें निचोड़ में साइंटिफिक पुट है, वो कहीं गायब हो गया या किसी ने दिखाया नहीं। इसलिए साइंस सेंटर के माध्यम से जो हमारा तारामंडल है, जो हमारे चंद्रमा हैं, जो हमारे दूसरे ग्रह हैं, चाहे शनि हो चाहे हमारा बृहस्पति हो, उसको जब यहाँ के नागरिक देखेंगे, यहाँ के स्टूडेंट देखेंगे, छात्र और छात्राएं देखेंगे, तो निश्चित रूप से उनमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट होगा। नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी तय की गई है। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर आवेदन पत्र भर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 29 अप्रैल को किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक ऑनलाइन आमंत्रण प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अब से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को देखने के लिए गणमान्य व्यक्तियों, अतिथियों को ई आमंत्रण देना और आम जनता के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री करना है। ये पोर्टल गणमान्य व्यक्तियों और उनके मेहमानों को ऑनलाइन पास जारी करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही आम जनता की भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए ऑनलाइन टिकट खरीदने का भी प्रावधान करता है। भारतीय मानक ब्यूरो के 76वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने समारोह की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में पीयूष गोयल ने कहा कि हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए गुणवत्ता के महत्व को पहचानना और स्वीकार करना चाहिए। इस अवसर पर औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं के मैपिंग के लिए पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। व्यक्तिगत मानना है कि क्वालिटी हर एक वस्तु को सस्ता करती है, कभी महंगा नहीं करती। कई बार कई अच्छी कंपनियां आके बोलती हैं कि साहब आप लाइफ साइकिल कॉस्ट देखिए या क्वालिटी को प्रीमियम दीजिए। वर्षों वर्षों तक इस बात को हमने एज ए नेशन स्वीकार नहीं किया और उसकी वजह से बहुत बड़ा खामियाजा हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है देश का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अमित शाह कल चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे।
अमित शाह लोकसभा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में होने वाली विजय संकल्प महारैली की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने वरीय पदाधिकारियों के साथ टाटा कॉलेज मैदान में बन रहे पंडाल, हेलीपैड तथा अन्य तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए 250 मजिस्ट्रेट को यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया है। सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ज्वाइंट ब्रीफिंग करी। लगभग हम लोगों के पास 250 मजिस्ट्रेट्स यहाँ पर प्रतिनियुक्त किए जा रहे हैं। 2 स्थलों पे उनका प्रोग्राम है जो कि आसपास ही है। पार्किंग और ट्रैफिक को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरे कार्यक्रम के लिए रूट चार्ट बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सभा स्थल में पुरुष और महिला की एंट्री अलग अलग होगी। सभी लोगों से सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की जा रही है। सभा स्थल पे भी एंट्री गेट्स और एग्जिट के लिए हम लोगों ने अलग अलग रखा है और साथ ही साथ पुरुष और महिलाओं के लिए हम लोगों ने एंट्री और एग्जिट अलग अलग रखा है। इसके अलावा जितने भी हमारे डिग्निटरीज हैं उन लोगों के लिए एंट्री एग्जिट अलग। श्री शाह के दौरे को देखते हुए चाईबासा शहर और मुख्य मार्गों में सुरक्षा की अति विशिष्ट व्यवस्था रहेगी। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। लोगों ने कार्यक्रम स्थल एवं आसपास की सिक्योरिटी के लिए 25 कंपनी स्थानीय कैब की और डिस्ट्रिक्ट की। श्री शाह यहाँ भाजपा के लोकसभा कोर कमेटी के साथ बैठक भी करेंगे। अमित शाह की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता यहाँ कई दिनों से कैंप किए हुए हैं। जनता का जन समर्थन इस कार्यक्रम के प्रति बहुत ही अपार ढंग से देखा जा रहा है और इस कार्यक्रम में हम कह सकते हैं जनता का कार्यक्रम है। पार्टी की ओर से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के अलावा सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले से भी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चाईबासा में विजय संकल्प महारैली की सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। नक्सल प्रभावित इलाके होने के नाते यहां पर 250 से अधिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई और साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को लगाया गया है। अपने सहयोगी राज बनोरन और दिलीप बनर्जी के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, चाईबासा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को मणिपुर और नागालैंड के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राज्यों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने पूर्वोत्तर में हो रहे विकास को और ज्यादा गति देने की बात कही। अमित शाह ने कहा कि पूरे पूर्वोत्तर में तेजी से शांति की स्थापना हुई है और विकास का लाभ आम लोगों को मिलने लगा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मणिपुर और नागालैंड को विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। उन्होंने शुक्रवार को विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। अमित शाह ने मणिपुर में 1311 करोड़ रुपए की 21 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोइरांग में विकास की सौगात देने के बाद अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज मणिपुर आतंकवाद से मुक्त होकर विकास के रास्ते पर चल रहा है। कांग्रेस के समय में हमने हिंसा का वातावरण देखा था और मोदी जी के समय में, वीरेंद्र सिंह के समय में ना इंसर्जेंसी है, ना गोलीबारी है, ना कर्फ्यू है, ना ब्लॉकेड है, ना बंद है। आज खुशहाल मणिपुर, हंसता खेलता मणिपुर हमारे सामने खड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोइरांग में ऐतिहासिक आजाद हिंद फौज मुख्यालय में पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे 165 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया। इसी स्थान पर नेताजी की फौज ने 1944 में तिरंगा फहराया था। इससे पहले अमित शाह ने चुराचंदपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। ये अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, इससे लोगों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने इम्फाल में मार्जिंग पोलो मूर्ति का भी उद्घाटन किया। इस परिसर में पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। अमित शाह ने नागालैंड में 52 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। तो मैं तुलनात्मक बात करूं तो यूपीए के कार्यकाल में 2004 से 14 के बीच में और एनडीए के कार्यकाल में 2014 से 22 के बीच में नॉर्थ ईस्ट को और हमारे नागालैंड को
मैं नागालैंड की ही बात करता हूं, नागालैंड को दिए गए फंड में 4 गुना वृद्धि की है। 15वें वित्त आयोग ने नागालैंड को 2022-23 में 4,773 करोड़ रुपया 4,773 करोड़ रुपया दिया है, जबकि 2009-10 में सिर्फ 1283 करोड़ रुपया दिया गया था। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का शुक्रवार को दूसरा दिन था। तुमकुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने केंद्र और कर्नाटक सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर भी जबानी हमले किए। यूपीए ने और कर्नाटक में यूपीए की सरकार सिद्धरामैया के नेतृत्व में उन्होंने कर्नाटक की उपेक्षा की, उन्होंने कर्नाटक के हित की चिंता नहीं की, उन्होंने सारा समय आपस में झगड़ने में लगा दिया और कर्नाटक की जनता को मुसीबत के आगे खड़ा कर दिया। भाजपा अध्यक्ष ने इससे पहले कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने दावणगेरे जिले में कनक गुरुपीठ में पूजा अर्चना की। उन्होंने निरंजनानंद पुरी स्वामी जी से आशीर्वाद भी लिया। नड्डा ने दावणगेरे में युवा पेशेवरों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की विकास यात्रा का विस्तार से जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में नगर निगम के लिए आज नए मेयर का चुना जाना था, लेकिन सिविक सेंटर में हुए जबरदस्त हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई और मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हाथापाई का आरोप लगाया। अब ये उपराज्यपाल को तय करना है कि सदन की अगली बैठक कब होगी और मेयर कब चुना जाएगा। दिल्ली में बीते महीने हुए नगर निगम के चुनाव के बाद शुक्रवार को दिल्ली के नए मेयर का चुनाव होना था, लेकिन सदन में आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच हुए हंगामे के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव टाल दिए गए। अब दोनों पदों के लिए चुनाव की अगली तारीख दिल्ली के उपराज्यपाल बाद में तय करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने महापौर, उप महापौर व स्थायी समिति के 6 सदस्यों के मतदान की प्रक्रिया के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में सत्या शर्मा को नामित किया है, जिसके बाद उन्हें शपथ दिलाई गई। सत्या शर्मा ने जैसे ही मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए कार्यवाही शुरू की, उसके बाद सदन में हंगामा हो गया। आप विधायकों और पार्षदों ने पहले निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाने की मांग की और देखते ही देखते विरोध हाथापाई तक पहुंच गया और पूरा सदन मानो अखाड़े में तब्दील हो गया। पीठासीन अधिकारी ने कई बार सदन को सुचारू रूप से चलाने की मांग की, लेकिन हंगामा थमा नहीं। हाउस की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए मैंने कई बार अपील की है और वो इस तरह से हंगामे के मूड में आए हैं। मेरे भी बाजू पर उन्होंने मुक्का मारा है, तो थोड़ा मुझे भी चोट लगी है, बाकी भी काउंसलरों को हर्ट हुआ है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर हाथापाई करने और भाजपा महिला पार्षदों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की। भाजपा की 2 महिला पार्षदों ने खुद को लगी चोट को भी मीडिया कर्मियों को दिखाया। मेंबर्स हैं, उनकी जब ओथ होने लगी और नॉमिनेटेड जो पीठासीन अधिकारी है, चेयरपर्सन है, उन्होंने जब हाउस तरीके से चलाने के लिए कार्यवाही शुरू की तो उसमें अव्यवस्था पैदा करने का काम किया। हमारी बहुत सारी महिला पार्षदों के साथ भी बदतमीजी हुई। आज सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है। आपको मैं बताऊं कि ये बहुत तैयारी से आए थे। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। यहाँ केजरीवाल के जो पार्षद है निकम्मे, जो गुंडा राज जो यहाँ कर रहे हैं सदन के अंदर, ये पहली बार देखा हमने। पहले पिछली बार भी मैं 5 साल पार्षद रही हूँ, ये पहली बार हो रहा है। जो केजरीवाल के जो पार्षद हैं, ये पहली बार जो ये चुन के आए हैं, इनके अंदर कुछ उमंग है कि सदन को नहीं चलने देंगे। जहां भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर सदन में हाथापाई करने और महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप लगाया, तो वहीं आप के नेताओं ने भी भाजपा पर सदन में चुनाव न होने देने का आरोप लगाया।
उन्होंने एल्डर मैनों को पहले शपथ दिलाने का काम करने का स्टार्ट किया, जबकि इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो पहले शपथ लेते हैं। उसी के ऊपर मैंने उनसे कहा कि ये आप गैर कानूनी तरीके से काम करें। सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा, तो बीजेपी के जितने पार्षद एल्डर मैन सारे इकट्ठे होकर जबरन तरीके से एक साथ शपथ लेने के लिए इकट्ठा थे। उन्होंने मेरे ऊपर मोमेंटो जो होता है शपथ लेने का, वो उन्होंने मेरे ऊपर सब लोगों ने मारा। दरअसल इस पूरे हंगामे की वजह उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाए जाने से शुरू हुई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनोनीत सदस्यों को सदन में वोटिंग का अधिकार नहीं है और पहले निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाए जाने का नियम है, जबकि भाजपा ने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों को सदन में वोट देने का अधिकार है और आम आदमी पार्टी मनोनीत सदस्यों को वोट देने से रोकना चाहती है। जब पीठासीन अधिकारी ने नियम कर दिया कि डिस्क्रिप्शन है उनकी, और अपने डिस्क्रिप्शन से उन्होंने कह दिया कि पहले जो है जो एल्डरमैन नियुक्त होंगे उनकी ओथ होगी, उसमें 10 लोगों की ओथ में इनको क्या फर्क पड़ रहा था। तो जाहिर तौर पर ये जो दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, वो इनके सांसदों के द्वारा आप राज्यसभा में भी देखते हैं और यहाँ पर आप हॉल में भी देख रहे हैं। इस हाउस में भी इन्होंने यही हाल बना के रखा हुआ है। गौरतलब है कि पिछले महीने संपन्न हुए 250 सीटों वाले दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जबकि भाजपा ने 104 सीटें जीती थीं। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबराय को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है, जबकि उप महापौर के लिए आले मोहम्मद इकबाल को उतारा है। इधर भाजपा ने महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता और उप महापौर के लिए कमल बागड़ी को मैदान में उतारा है। अब इस हंगामे के बाद सबकी नजरें एक बार फिर से इस बात पर टिकी हैं कि आखिर मेयर कब चुना जाएगा। राजेश त्रिपाठी और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।